हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है, मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ एंड इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। अभी तक जिन हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी इवनिंग के टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया था। तो मैंने 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। जिस बच्चे ने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और वो पास होना चाहता है इस एग्जाम के अंदर, वो वीडियो देख सकता है और आराम से पास हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड नहीं कराए थे, तो वो मैं आंसर्स अब प्रोवाइड करा देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चंस नहीं पढ़ा है या फिर बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है और आप पास होना चाहते हो वन डे बिफोर एग्जाम, आप पास हो सकते हो आराम से। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना ही आप पढ़ लेना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप लास्ट तक जरूर देखना। हो सकता है ये वीडियो मैं आपको 2 पार्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन था, वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती क्या है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ आपके लिए लिख भी रखा है, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिख रखा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रेफर टू क्रिएशन ऑफ माइंड। क्या हो रहा है दोस्तों, क्रिएशन ऑफ माइंड। जैसे कुछ हमने अपने माइंड से कुछ हमने नया इन्वेंट कर लिया, ठीक है, कोई नया इन्वेंशन कर लिया और कोई डिजाइन वगैरह बहुत अच्छी हमने बना ली, या फिर हमने हमारे ब्रांड का नेम हमने सोच लिया, उसको अच्छी तरीके से यूनिक वे में, बेसिकली हमारा खुद का एक नया आइडिया होता है, उसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। तो ये सब क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। आपको पता होगा, जब हमारा खुद का आइडिया होगा तो हम लोग सोचते हैं कि मेरा आइडिया कोई और कॉपी ना कर ले। तो उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, पेटेंट करा लेते हैं, ट्रेडमार्क ले लेते हैं, ठीक है। जब से तुमने वेबसाइट वगैरह बनाते हो उसका यूआरएल ले लिया आपने, कोई कॉपी ना कर पाए। तो इस तरीके के जो का हम लोग काम करते हैं ना, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर ही आते हैं। तो इसमें आपका ट्रेडमार्क वगैरह हो गया, तुमने देखा होगा कोई वीडियो बनती है, कोई म्यूजिक बनता है, उसमें कॉपीराइट लगा देते हैं, अगर कोई उसका यूज कर ले, अनऑथराइज एक्सेस कोई अगर कर ले ना, तो वही सब चीज इसमें आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन से आप लोग लिख सकते हो कि खुद का भाई साहब माइंड लगा के खुद का कुछ कुछ ना कुछ इन्वेंशन करना है, खुद का कुछ ना कुछ आइडिया यूनिक सोचनी है। अब इससे क्या होगा, इससे फायदा ये भी होगा हमें कि लोग पर ना, अगर हमारी चीज हमारी रहेगी और हमको ही उसका क्रेडिट मिलेगा, तो हम लोग कुछ नया इन्वेंट करते रहेंगे और अपना यूनिक आइडिया निकालते रहेंगे, है ना। तो ये सब चीजें आती हैं यहाँ पर। देखो, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, अगर हम कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या एनकरेज मिलेगा, है ना। वो सब चीज इसमें आप लोग लिख सकते हो। जैसे देखो, पहले क्या है, पेटेंट, सेकंड कॉपीराइट भी इसमें ही आ जाएगा, ट्रेडमार्क भी देखो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या करता है, आपके जो ब्रांड नेम वगैरह है, लोगो वगैरह है, उसको बचाता है, कोई कोई और न यूज कर ले, ठीक है। और एनकरेज क्रिएटिविटी, भाई क्रिएटिविटी को भी एनकरेज करता है। और अगर कुछ कोई नया इन्वेंट कर रहा है, कुछ नया आइडिया है, उसको रिवार्ड वगैरह भी मिलते हैं ना, तभी तो एनकरेज होगा लोग बार कि भाई नया इन्वेंशन हमको हम लोग कर सकते हैं, हमको रिवार्ड्स भी मिलता है। तो इस तरीके का हम लोग इस सब में देखते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो आपके एग्जाम के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए कोई भी एग्जाम देखने को मिल जाए, है ना, तो आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से आराम से लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस। अब देखो इसको समझिए, इंजीनियर का क्या रोल है ई गवर्नेंस के अंदर। तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो भी होती है हमारी ना, वो है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हम जितनी हमारी गवर्नमेंट जितने भी जो भी काम वगैरह होते थे, पहले हम लोकल हम लोग किया करते थे। अब ई गवर्नेंस में क्या हो गया है, हमारा जो काम है फास्ट वे में हो सकता है ना, घर बैठे भी हो सकता है, ऑनलाइन सारे चीजें हो जाती हैं। अगर हमें अपना लाइसेंस बनवाना हो, घर बैठे हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले लोग लोग अप्लाई करते थे, दलाल वगैरह बैठते थे ना, उनके थ्रू हम लोग बनवाते थे। तो वैसा काम नहीं रह गया आप लोग, है ना। तो ये सब क्या है, फास्टर हो गया। जब से हमारा डिजिटल इंडिया हुआ है तब से ये ई गवर्नेंस बन गई है, और यहाँ पे बहुत सारे काम हमारे आराम से अच्छे तरीके से हो जाते हैं। और एक फायदा और है भाई, पहले हमको नहीं पता चलता था कि भाई कितने की चीज क्या बननी है, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। एक ट्रांसपेरेंट भी मेंटेन रहता है कि भाई, ट्रांसपेरेंसी भी रहती है कि भाई मैंने 100 रुपये खर्चा किया है, 100 रुपये का मुझे बिल मिल रहा है ना। तो ये सब चीजें हमें भी देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि ई गवर्नेंस यूज टेक्नोलॉजी टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो इजियर हो सके और फास्टर हो सके, जल्दी से हो सके, है ना। मोर ट्रांसपेरेंट फॉर एवरीवन, सबके लिए ट्रांसपेरेंट भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई गवर्नमेंट
हमसे ज्यादा रुपए चार्ज कर रही है, या कोई दलाल बीच में बैठा हुआ वो ज्यादा रुपए चार्ज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए भगवान गवर्नमेंट ने पता क्या किया है, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग। हम लोग क्या करते हैं, देखो, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, मोबाइल की ऐप वगैरह बनाते हैं। कोई नई स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करता है तो सब आराम से आपको पता चल जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाते हैं बहुत सारे, ठीक है, जिससे हम टैक्स फिल कर सकते हैं, लाइसेंस वगैरह बना सकते हैं, रिवार्ड्स वगैरह हम लोग देख सकते हैं। और देखो दोस्तों क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं ताकि हमारी जो बातचीत हो रही है ना ऑनलाइन के थ्रू एक सिक्योर रह सके, है ना, हमारा डेटा हम इधर से उधर डेटा ट्रांसफर करें वो भी हमारा सिक्योरली डेटा ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो ये सब ई गवर्नेंस सिस्टम के अंदर ही आता है। और क्या करता है, देखो, एंश्योरिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को भी एंश्योर करके चलता है, क्योंकि देखो ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं, है ना, तो सरकार इन सब चीजों से हमें बचाती भी है ना, सिक्योरिटी को भी एंश्योर करके चलती है, कोई साइबर अटैक ना हो जाए हमारे अंदर। और हमारा डेटा मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी देखो दोस्तों रहता है कि हमारा जो जितना भी डेटा है ऑनलाइन स्टोर रहता है बेसिकली, है ना, वो कोई चोरी ना कर ले, ये सब चीज इसमें आपको देखने को मिलती है। और ये नॉर्मल सी बात हो गई। और आपको पता होगा ई गवर्नेंस के अंदर बजट बजट तय होता है, ठीक है, तो बजट भी ट्रांसपेरेंट रहता है, भाई सरकार का कितना बजट आया, क्या से क्या काम करना है ना, कि गवर्नेंस बनी है तो किस वजह से बनी हुई है, या फिर जो पैसा आया हुआ है रूरल एरियाज में बटेगा या नहीं बटेगा, या कितना बटा हुआ है, ये सब ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज हमारी रोल ऑफ इंजीनियर इन ई गवर्नेंस, ये रोल रहता है कि भाई इंजीनियर क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, भाई कभी किसी ने वेबसाइट बना दी, किसी ने ऐप वगैरह बना दिया, है ना, उसके अंदर सारे काम हो रहे हैं, और हमारे जो गवर्नमेंट जितनी ये काम है ना, इजी वे में लोगों तक पहुंच जाए, बेसिकली सिंपल सा यही काम रहता है इंजीनियर्स का। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पसंद आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो, जनरल मीटिंग्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी कंपनी के अंदर जनरल मीटिंग्स होती है, क्यों होती है, आप खुद सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करिए कि भाई जनरल मीटिंग्स क्यों होती हैं, ठीक है। जनरल मीटिंग्स में क्या होता है, मीटिंग में बहुत सारे लोग आपस में आके बातचीत तो करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, यही तो मीटिंग होती है, गैदरिंग होती है बेसिकली, है ना, तो वही है। अ जनरल मीटिंग्स इज अ गैदरिंग, क्या है, गैदरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। इस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में इकट्ठा हो रहे हैं, है ना, गैदरिंग हो रही है। और इट इज ए क्रूशियल फोरम फॉर डिस्कसिंग एंड डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट इशू, कि भाई कंपनी के अंदर कुछ जो भी इशू है उसके ऊपर डिस्कस हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करने के बाद जितनी सब लोगों की सहमति है उस पर एक्शन लिया जाता है ना। अगर पर्पस की बात करूं, भाई हम ज्यादा डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को, भाई ऑर्गेनाइजेशन जो हम काम कर रहे हैं किस तरीके से काम हो रहा है, परफॉर्मेंस ठीक है भी या नहीं ठीक है ना। क्रूशियल मैटर्स पे वोट भी लगाते हैं, भाई कौन कौन एग्री है मेरी इस बात से, ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या भाई कंपनी के अंदर डायरेक्टर कौन होगा, है ना, बजट कौन अप्रूव करेगा, भाई इतना बजट है हमारे, इतने बजट के अंदर सारा काम करना है, वो सब इसमें आप लोग लिख सकते हो। और प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर्स टू वॉइस देयर कंसर्न, है ना, एक तरीके से एक, जैसे मान लो 5-6 मेंबर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी तो रखना है कि नहीं, क्योंकि वो एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, है ना, तो उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा कि भाई ऐसा नहीं, हमारे पास ऐसा हो रहा है, इसको हम इस तरीके से सुधार सकते हैं। तो अपनी वॉइस कहाँ देंगे, किसको जाके बताएंगे, मीटिंग होगी, गैदरिंग होगी, तो वहां पर उनकी बातें सुन सकते हैं आराम से। और जो भी डिसीजन होगा ना वो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू होगा, लोगों को आराम से पता है भाई डिसीजन कोई भी लिया गया है ना सबकी सहमति से लिया गया है, ये नहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं ना, है ना, मोनोपोली यहाँ पर नहीं चलती है। डिसीजन मेकिंग होगी ना एकदम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगी, अच्छी तरीके से होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, किसी को कोई संदेह होगा नहीं। मान लो अकेले में मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने अकेले में कोई डिसीजन ले लिया, तो कंपनी के जितने एम्प्लॉयज वगैरह हैं या फिर और भी मेंबर्स हैं जिसका शेयर होल्डर्स हैं उनको परेशानी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट तरीके से आराम से मस्त तरीके से काम लोग करेंगे वो, और सबकी समय सहमति से काम हुआ करेगा। तो ये सब आप लोग जनरल मीटिंग्स में लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं, इंडियन कंपनी एक्ट के थ्रू, कि भाई कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं, अगर हमें कोई कंपनी स्टेब्लिश करनी है तो किस तरीके से हम लोग कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट के रूल फॉलो कर कर, ठीक है, ताकि आगे इन फ्यूचर में हमें कोई परेशानी ना हो। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, रजिस्टरिंग, है ना, रजिस्टरिंग करते हैं हम लोग, है ना, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पर अपनी कंपनी की आरओसी लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए
भाई चूजिंग कंपनी टाइप, भाई कंपनी हमारी कैसी है वो चूज करेंगे हम लोग, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, या है ना, इस तरीके से हम लोग चूज करते हैं। फिर उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो हम करेंगे भाई, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, उसका मेमोरेंडम बनाएंगे, है ना, MOA बनाएंगे। फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन करेंगे, AOA। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग जरूर लिखना भाई, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, उसका MOA बनेगा और AOA। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंप्लियंसेस होंगी, जैसे मीटिंग्स होंगी, लीगल मीटिंग होंगी, कुछ भी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको हम लोग पूरा करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन काम हो जाएगा तो हम अप्लाई कर देंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। भाई हम किसी को दिखाएंगे ना ये हमारी कंपनी गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है, वो कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होंगे, हम जब रिसीव कर लेंगे सर्टिफिकेट, है ना, फिर ROC का भाई प्रोसेस होगा, है ना, और ये प्रोसेस क्या अलाउ करेगा, कंपनी को लीगलिटी मेंशन करेगा, भाई लीगल है, भाई हमारी जो कंपनी है लीगल तरीके से ओपन हुई है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, कोई इन फ्यूचर हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सारे काम हम लोग करते हैं बहुत सिंपल वे में, बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भाई कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं और यही हमारा सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। अब ये असेंबली होती क्या है ना, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बेसिकली एक स्पेशल ग्रुप है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या है, एक स्पेशल ग्रुप था जो फॉर्म हुआ था 1946 में। और क्यों क्रिएट किया गया था इसको, भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों क्रिएट किया गया था, इसमें था क्या, सबसे पहले ये समझते हैं भैया। ठीक है, स्पेशल ग्रुप क्रिएट किया गया था 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सिंपल सी बात। भाई क्यों, इसमें ये किससे बना हुआ था, इसके अंदर इलेक्ट किए गए थे दोस्तों, इलेक्ट किए गए थे लोगों के द्वारा, इलेक्ट किए गए थे कौन, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर ऐड किए गए थे। ठीक है, अच्छा इसके की रोल की अगर मैं बात करूं, तो दिस असेंबली वर्क हार्ड फॉर ओवर 2 years टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो असेंबली है ये वर्क कर रही है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है ना। और इसकी आउटलाइंस क्या क्या दोस्तों, फंडामेंटल्स लॉ होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होंगे। इसके अगर मैं आउटकम्स की बात करूं, ये तो हमारी क्या हो गए, आउटलाइंस वगैरह हो गए, की रोल हो गए। आउटकम, इससे हमें फायदा क्या होगा, भाई हमने ये कंपनी क्रिएट, हमने ये ग्रुप क्रिएट तो कर लिया है ना, और इसके मेंबर्स भी इलेक्ट कर लिए हमने अक्रॉस इंडिया के अंदर से। लेकिन और ये इस कंपनी ने बहुत अच्छा काम भी किया, लेकिन इसके आउटकम्स क्या हुए, हमें इससे फायदा क्या हुआ, तो जो हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अडॉप्ट किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 में, एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26 1950। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, और ये एफर्ट जो इफेक्ट था ना, इसका इफेक्ट जो मतलब काम करने जो लागू हुआ था बिल्कुल अच्छी तरीके से 26 जनवरी 1950 से, मार्किंग इंडिया ट्रांजिशन टू अ रिपब्लिक। ठीक है, 26 जनवरी को आपको पता है रिपब्लिक डे बनाया जाता है, वही यहाँ पर बोला जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग मॉडर्न, ये किस में क्रूशियल रोल प्ले करती है, शेपिंग मॉडल इंडिया, है ना, मॉडर्न इंडिया को सेव करना, मतलब वही अच्छे, हमारा इंडिया कैसा है, बहुत अच्छा मॉडर्न है, अच्छा है ना। और ये क्या इंश्योर करती है भाई, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ऑफ द नेशन, ये इंश्योर करके चलती है। तो सिंपल सी कहानी थी तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, भैया क्यों फॉर्म किया गया था और किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, क्या मेंबर इसमें इलेक्ट हुए थे या नहीं इलेक्ट हुए थे, तो ये वाला पॉइंट आप जरूर लिखना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर और टाइप्स और नीड। दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। भाई डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, आप सभी को पता होगा, आप फ्लिपकार्ट ऑब्वियसली बात है, हर कोई यूज़ करता होगा फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह, वहाँ पे डिजिटल साइन भी होते हैं जब हम प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं, है ना। और ये क्या करता है, हमारी एक तरीके से सिक्योरिटी को भी इंश्योर करके चलता है ना। तो ये सब क्या डिजिटल सिग्नेचर के अकॉर्डिंग तो होता है, हमने कोई साइन वगैरह करती है वो भी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है। देखिए और बेसिकली हमारी जो ऑथेंटिकेशन है उसको वेरीफाई करता है, हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं मोबाइल में, वो भी तो डिजिटल, एक तरीके डिजिटली हम लोग काम कर रहे हैं, उसके थ्रू फिर हमारा फोन ओपन करता है। तो इसी तरीके से भाई डिजिटल सिग्नेचर काम करता है। डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, नीड्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहली बात सिंपल, बिल्कुल सिंपल वर्ड में,
एक यूनिक डिजिटल स्टैम्प होता है। क्या होता है? यूनिक डिजिटल स्टैम्प होता है जो वेरीफाई करता है ऑथेंटिसिटी किसकी, डॉक्यूमेंट्स की या मैसेज की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट है मेरा और मैंने डिजिटली साइन किया है, ये मेरे साइन है, मैंने ऑथेंटिकेट किया, ये हाँ मेरी ही मार्कशीट है या मेरे ही डॉक्यूमेंट्स है। और इसमें क्रिप्टोग्राफी हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारी इंफॉर्मेशन किसी और को बीच में कोई हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को डिजिटली भेज रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे आधार कार्ड हम किसी को भेजते हैं तो लॉक लगा रहता है उसमें, हाँ है ना, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से हम आधार कार्ड को ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से होता है दोस्तों, एंश्योर करके चलता है जो हमारी इंफॉर्मेशन हैं वो टेम्पर्ड ना हो बीच में, है ना, दैट ट्रूली केम फ्रॉम द इंटेंटेड सेंडर्स, जिसके पास भेजी जा रही है वहीं पर पहुंचे, बीच में कोई और चोरी ना कर ले, इसलिए क्रिप्टोग्राफी का हम लोग वहां पर यूज करते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, भैया कितने टाइप के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं? एक सिंपल होता है, एक एडवांस होता है, एक क्वालिफाइड होता है, एक सिक्योरिटी बेसिस पे होता है। ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारे टाइप्स हो गई। और देखो देखो सिंपल में क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, जैसे टाइपिंग और नेम, है ना, एंड ऑफ एन ईमेल, ईमेल के लास्ट में अपना नाम साइन कर टाइप कर दिया, बेसिक वो हो गया तुम्हारा बेसिक सिग्नेचर। एडवांस में क्या है, ये सिक्योर होता है, इसमें लिंकिंग ऑफ सिग्नेचर होता है, स्पेसिफिक पर्सन के, है ना, वो ये एंश्योर करता है यूनिक, बिल्कुल एकदम यूनिक होगा। क्वालिफाइड में क्या होगा, ये हाईएस्ट लेवल होगी सिक्योरिटी की, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल होगा वो क्वालिफाइड में होगा। इसमें मीटिंग स्ट्रिक्ट लीगल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, भाई टेक्निकल और लीगल जो स्टैंडर्ड्स होंगे उसको प्रॉपर फॉलो करेगा, और पूर्ण डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। सिक्योरिटी में क्या होगा, ये प्रिवेंट्स करेगा टेम्परिंग और इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी, भाई हमारा जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करके चलेगा ये, कि जो जिसको मैं भेजना चाह रहा हूँ उसी पे मेरा मैसेज पहुंचे या उसी पे मेरा डॉक्यूमेंट पहुंचे, ये बीच में कोई और चोरी ना कर ले, वो उन सब चीजों को सिक्योरिटी मैनेज करके चलती है, इंटीग्रिटी बनाकर चलती है। ऑथेंटिसिटी में क्या होगा, ये वेरीफाई करेगी भाई सेंडर की आइडेंटिटी, मैंने तुम्हें भेजा तो तुम भी तो वेरीफाई करोगे, मैंने आपको कोई मैसेज भेज दिया, मान लो कोई डॉक्यूमेंट भेज दिया और मैंने बता दिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट 05 कोड है, इसी से ओपन होगा, तो आप 05 कोड डालोगे तभी तो ओपन कर पाओगे। तो इस तरीके से ना सेंडर और रिसीवर के बीच में एक वो बना रहेगा कि भाई मैंने भेजा है, सही पर्सन के पास भी रिसीव हुआ है, वही उसको खोल पाएगा। तो ऑथेंटिसिटी में यही होगा, कोई और डालेगा वो खोल ही नहीं पाएगा इस चीज को, उसको पता ही नहीं होगा क्या पासवर्ड है क्या क्या है। ठीक है, और नॉन रेपुटेशन प्रिवेंट द सेंडर्स फ्रॉम डिनाइंग दे सेंड द डॉक्यूमेंट्स। भाई देखो एक और फायदा है इसमें, ये फायदा है भाई सामने वाला इनकार ना कर दे कि इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट भेजा ही नहीं था, तो भाई डिजिटली सब कुछ अप्रूव रहता है, डिजिटली सब कुछ रहता है, हम बता देंगे हमने तो भेजा था, इसने नहीं देखा तो इसकी गलती है, या देख भी लिया वो डिनाई नहीं कर सकते इस चीज से कि हमने डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है और साइन करके नहीं भेजा है। ठीक है, और उसके साइन हो रहे होंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि भाई हाँ उसने भी रिसीव कर लिया है, तुरंत के तुरंत कोड डाल के देखेगा रिसीविंग का आ जाएगा। तो ये सब डिजिटली होता है दोस्तों, इससे बहुत बेनिफिट्स है हमको। देखो एफिशिएंसी भी यहाँ पर है। ठीक है, नॉर्मल आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, जितने भी लीगल ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं वो सब यही होती है डिजिटल साइन के थ्रू ही। चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँ 6 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट जरूर आपको जल्दी मिलेगा।